हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कि क्या होती हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, कैसा उनका नेचर होता है, कौन कौन सी इसकी कैटेगरीज होती हैं, या इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें कि प्रोजेक्टिव टेक्निक होती क्या है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर सम मेथड्स यूज टू स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। इसको यूज़ किया जाता है किस काम के लिए? ह्यूमन माइंड और हमारे बिहेवियर को जानने के लिए ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, ताकि हम एक ह्यूमन के माइंड को और उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स पैटर्न्स को हम समझ सके। इसीलिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। ए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज यूज टू स्टडी ए पर्सन थॉट, फीलिंग, इमोशंस बाय प्रोजेक्टिंग देम ऑन टू ए ऑब्जेक्ट। ये देखिए, एक इंसान को एक ऑब्जेक्ट मान के उसकी सारी बातों को, चाहे उसके थॉट्स हों, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, इन सारों को अच्छे से स्टडी किया जाता है बाय द यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। द मेथड्स यूज द physical properties of light, sound and other stimuli to explore the subject in a world। इस मेथड में हम यूज़ करते हैं किसको फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइट होगी, साउंड हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टिमुली लेते हैं हम, जो कि किसी एक्टिविटी को कोज करते हैं। किस लिए? ताकि हम सब्जेक्ट के इनर वर्ल्ड, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, हम उसको एक्सप्लोर कर सके। इसीलिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए, इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग ए सेट ऑफ इमेजेस एंड आइडियाज इनसाइड द माइंड विच द साइको एनालिस्ट देन एनालिसिस। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए कि इसमें बहुत सारे सेट ऑफ इमेजेस और आइडियाज लिए जाते हैं इनसाइड द माइंड, माइंड में से, जो साइको एनालिस्ट होता है वो उसको एनालाइज कर लेता है। वो मतलब एक इनडायरेक्ट वे से वो निकलवा लेता है कि जो सब्जेक्ट उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो ये सब वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। यदि हम कोई थेरेपी कर रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं, तो पेशेंस के साथ साथ हमको टाइम की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस और टाइम हमको पे करना होता है, या हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। आगे देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर साइकोलॉजिकल मेथड्स। साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं ये डेट हेल्प्स पीपल रिवील देयर ट्रू फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस। जो कि एक इंसान के बारे में, एक क्लाइंट के बारे में उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उसके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या उसका मोटिवेशन है उसके पास। तो मतलब ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो कि इन सब बातों को रिवील कर देता है, मतलब सबके सामने ला देता है। दे यूज आइडियाज एंड बिलीव्स ऑन टू अदर सो और ऑब्जेक्ट। ये जो आइडिया होता है ये यूज करती है, बहुत सारे आइडिया और बिलीव्स का यूज करता है औरों के ऊपर और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। दे वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखिए, कब सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक कब डेवलप हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। किस पर्पज़ के लिए? क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। ये हमने जाना कि प्रोजेक्टिव टेक्निक होती क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, किन को कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो ये हमने जाना अभी तक। आगे देखिए, हम बात करते हैं इसकी कैटेगरीज के बारे में कि कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो होती है इसकी एसोसिएशन टेक्निक। इसमें जो आगे सेकंड टेक्निक है वो है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। सेकंड नंबर ये है हमारी। थर्ड नंबर हमारी है कॉम्प्लीशन टेक्निक। फोर्थ है हमारी एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। तो देखिए, 4 तरह की यहाँ पे कैटेगरी दी गई है किसकी? प्रोजेक्टिव टेक्निक की। तो नंबर फर्स्ट के भी आगे मतलब सबके सब पार्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एसोसिएशन टेक्निक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देखिए, इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होता है उसको एक लिस्ट दी जाती है, वर्ड्स की लिस्ट दिखाई जाती है। तो उसको कहा जाता है कि इसको देख के आपके माइंड में कौन सा वर्ड आ रहा है, फर्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है, तो मतलब माइंड में क्या चल रहा है वो उसके रिगार्डिंग ही पूछा जाता है क्लाइंट से। ये होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सेकंड है रोशा इंक ब्रोड टेस्ट।
इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होता है उसको इंक ब्लॉट दिखाए जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी। देखिए इस टाइप के अलग अलग कार्ड्स पे ये बने होते हैं, ये पेशेंट को दिखाए जाते हैं, क्लाइंट को दिखाए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए अच्छे से, कि आपको ये क्या लग रहा है, आपने क्या देखा है, तो उसके बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब करके हमें बताइए। ये बात है इसमें, इस रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट में यही होता है। सेकंड नंबर है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक में सबसे पहले है TAT, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। इसमें जो क्लाइंट होता है उसको एक सीरीज दिखाई जाती है एम्बिगियस इमेजेस की, और उनको कहा जाता है कि इनसे रिगार्डिंग आप एक इमेज, इसको स्टोरी बताइए या फिर कोई सिनेरियो वगैरह इसके बारे में बताइए। मतलब इस टाइप की पिक्चर्स दिखाई जाएंगी क्लाइंट को, और उससे पूछा जाएगा कि इसके रिगार्डिंग आपको स्टोरी बताइए कि माइंड में क्या चल रहा है पिक्चर देख के। तो मतलब ये सब बातें पूछा जाता है TAT में। ये होता है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ ए मैन टेस्ट। देखिए इस ड्रॉ ए मैन टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो ड्रॉ ए पर्सन को ड्रॉ करता है, उसके ड्राइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग डिटेल कैन बी एनालाइज, उससे सारी एनालाइज करता है डिटेल्स। मतलब कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में अच्छे से ड्रॉ करता है ड्रामेटिकल वे से, उसके सारे डिटेल्स को अच्छे से दिखाता हुआ। नेक्स्ट है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। इसमें एक हाउस ट्री बनाया जाता है पर्सन का, और उसके इनसाइट, उसकी पर्सनैलिटी और इमोशंस के बारे में अच्छे से रिवील किया जाता है, बताया जाता है। थर्ड जो है वो कंप्लीशन टेस्ट है, मैंने आपको बताया था अभी कंप्लीशन टेक्निक्स, जिसमें कि फर्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को दे दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वर्ड लगाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये कंप्लीशन टेक्निक है। नेक्स्ट है और लास्ट टेक्निक जो है वो है एक्सप्रेसिव टेक्निक, इसमें कि फर्स्ट है रोल प्ले करवाया जाता है क्लाइंट से, ताकि वो एनकरेज हो सके, एक्सप्रेस कर सके अपने आप को एक रोल के थ्रू, ताकि पता चल सके कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे नोटिस की जाती हैं। नेक्स्ट है प्ले टेक्निक में टॉय और अदर ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इमोशंस को और एक्सपीरियंस को, ताकि पता कर चल सके कि क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसके इमोशंस है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी फीलिंग्स है किसी भी सिचुएशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके। तो ये हमने बात की इसकी कैटेगरी के बारे में। जान लेते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। देखिए सबसे पहले है ये हिडन इमोशंस और मोटिवेशन को अनकवर कर देता है, कि पर्सन के पास किस प्रकार के मोटिवेशन वो कैरी करता है, तो उन सब के बारे में ये अच्छे से हमें रिवील कर देता है, बता देता है। नेक्स्ट है रिड्यूस सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, रिड्यूस करता है जो सोशल डिजायरेबिलिटी इच्छा है व्यक्ति की, उनके बारे में ये अच्छे से रिड्यूस कर देता है, उनके बारे में उनको कम कर देता है। नेक्स्ट है इनकरेज ओपन एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस, एनकरेज करता है एक्सप्रेशंस को, जो आपके ट्रू एक्सप्रेशंस है उनको एनकरेज करता है कि आप अपने मन के अंदर का आप निकाल सको, इसके रिगार्डिंग ये अच्छे से हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव फॉर एक्सप्लोरिंग सेंसिटिव टॉपिक्स। कोई सेंसिटिव टॉपिक है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो आपको कुछ नहीं बता रहा है, बस उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, ठीक है, कंडीशन ऐसी है कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो गया है, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, ताकि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों सोशल नहीं रहा है, एंटी सोशल क्यों हो गया है, क्या रीजन रहे, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, उसके मन की बातों को निकलवाने के लिए। नेक्स्ट है स्टिमुलेट क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव रिस्पॉन्सेज। इनके जो रिस्पॉन्स रहते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं और इमेजिनेटिव भी होते हैं, तो ये उसको एक स्टिमुलेट करता है, उसको एक गति देता है, उसको एक प्रोसेस देता है, ये उसको एक प्रोग्रेस देता है। नेक्स्ट है रिवील सबकॉन्शियस बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियस बिलीफ और एटीट्यूड जो हम अपना बना के बैठे हैं एक माइंड में अंदर, कि हमारा ये एटीट्यूड है, हमारे बिलीफ्स है, ये तो कुछ भी हो जाए हम इसको बदलेंगे नहीं, तो उन सब के बारे में यही उसको हमारे सामने लेके आता है कि इस क्लाइंट के माइंड में ये एटीट्यूड है इसका, और ये इसके बिलीफ्स हैं जो कि इसके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आ जाता है ये, ताकि वो उसको एक्सप्रेस कर देता है हमारे सामने और हमको फिर पता चल जाता है।
नेक्स्ट है यूजफुल विद चिल्ड्रंस एंड लो लिटरेसी पार्टिसिपेंट्स, मतलब बच्चों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि टॉय टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो बच्चों को टॉय दिखा के उनसे खिला के उनकी बातों को निकलवा लिया जाता है बाहर, और जो कम पढ़े लिखे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड डीप इनसाइट फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, ये एक डीप इनसाइट देता है, एक अंदर की बात, मतलब एक डीप नॉलेज किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये हमको प्रोवाइड करा देता है। डीप इंफॉर्मेशंस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको पता भी नहीं थी उसके रिगार्डिंग भी ये हमको अच्छे से इंसाइट दे देता है, एक ओवरव्यू हमको मिल जाता है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसके जो इंटरप्रिटेशंस है वो हाईली सब्जेक्टिव होती है, तो इसलिए मतलब यहाँ ये इसकी कमी में आ जाता है कि जो इसकी इंटरप्रिटेशन है जो हम करते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब कि पर्सनल हो जाता है, इसी वजह से ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है रिक्वायर स्किल्स एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज करने के लिए हमको स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की हमको नीड पड़ती है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में और इसको एनालाइज करने में। नेक्स्ट है डिफिकल्टी टू क्वांटिफाई रिस्पॉन्सेज, कि क्वांटिफाई रिस्पॉन्सेज हमको मिले हैं तो क्या सच में मिले हैं, मतलब ये डिफिकल्टी में आ जाएगा, सॉरी इसकी डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा कि डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पॉन्स को क्वांटिफाई करना कि हाँ इसकी जो क्वालिटी है जो हमको चाहिए थी वो है या नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नेक्स्ट है मे लैक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कमी आ जाती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में, ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे में भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, फिर भी इसको डिसएडवांटेज में रखा गया है। नेक्स्ट है कैन बी एक्सपेंसिव टू कंडक्ट, बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव रहता है, महंगा हो जाता है कंडक्ट कराना, क्योंकि जो ये टेस्ट वगैरह आते हैं ये ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट में फील कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल, जो क्लाइंट है वो बहुत ही कंफ्यूज फील कर सकता है मे बी और अनकंफर्टेबल भी। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल सर्वे, यदि हम लार्ज स्केल सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, हमको कोई और दूसरा मेथड ही हमको अपनाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ पर्सनल मेथड्स है, पर्सनल यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए। इन शॉर्ट यदि हम बात करें प्रोजेक्ट टेक्निक्स क्या होती है, साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है हिडन मोटिवेशंस, हिडन इमोशंस, डिजायर्स, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर के बारे में अनकवर करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को। ये पर्सनैलिटी का एक बहुत ही मतलब एस्पेक्ट को रिवील कर देता है हमारे सामने, जिससे कि हम जान पाते हैं किसी भी पर्सन की अनविलिंग जो उसकी फीलिंग्स हैं या उसका जो अनकॉन्शियस अवेयर माइंड है उसके बारे में डायरेक्टली हम जान पाते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो देखिए यही था हमारे आज की टॉपिक जो मैंने आपको कराया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की क्या क्या होती हैं। तो देखिए इन शॉर्ट में हम जान लेते हैं इसके बारे में, मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। उससे पहले हमने जाना कि प्रोजेक्टिव टेक्निक होती क्या है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए ह्यूमन माइंड को और बिहेवियर को। सबसे पहले तो यही बात, ठीक है। फिर क्या है स्टडी, एक स्टडी है जो कि रीड करती है किसको, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं सब्जेक्ट के इनर वर्ल्ड को कि उसके दिमाग में क्या चला, उसके माइंड में क्या चला, उसके कॉग्निशन में क्या चला हुआ है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। इसके लिए लॉट्स ऑफ पेशेंस और टाइम हमको नीड होती है, और ये 1960 में ये डेवलप हुआ था फॉर द यूज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर हमने कैटेगरी के बारे में बात की कि फर्स्ट एसोसिएशन टेक्निक होती है, इसमें हमने ये इसके 2 टाइप पढ़े। सेकंड हमने किया कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जिसमें कि हमने इसके आगे भी और सब पार्ट्स पढ़े थे। देन हमने किया कॉम्प्लीशन टेक्निक, जिसमें कि हमने पढ़ा सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। फोर्थ हमने किया एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, जिसमें हमने इसके 2 सब पार्ट्स और किए। हमने बात की इसके एडवांटेजेस के बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। देन हमने बात की डिसएडवांटेजेस की कि फ़ायदे तो इसके हैं ही, साथ साथ इसके नुकसान क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, वो भी हमने जाना। और एट लास्ट इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे।
यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो टॉपिक, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो जाए, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है मेरे को लगा, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।